हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत आसान है। आप बड़े इजीली उसको कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप क्लास 11 के अलावा अगर आप जेईई एंड नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। वेरी ईजी चैप्टर है और बड़ा कॉन्सेप्टिकल चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम बड़ा बेसिक से इस चैप्टर को कवर करेंगे और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज कैथोड रेज ऑब्लिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ की जो डिस्कवरी होती है वो एकदम एक्सीडेंटली होती है। ये नहीं है कि आज जैसे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने जा रहे हैं, आज प्रोटॉन की डिस्कवरी करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो तो न्यूटन की आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि न्यूटन जो है एप्पल गार्डन में गया और वो एप्पल के ट्री के नीचे क्या हो गया, लेट गया। तो क्या हुआ, उसके सर के ऊपर एक एप्पल क्या हुआ, टकरा गया। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यार ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और इस तरीके से उसने बताओ किसकी डिस्कवरी करी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो सेम वे अगर आप बात करें किसी भी चीज़ की जो डिस्कवरी होती है वो एकदम एक्सीडेंटली होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी मतलब जे थॉमसन ने करी थी तो वो एकदम लेबोरेटरी में बैठ गया, हाँ जी आज मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो था क्या कि विलियम क्रुक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व करा कि मैं आज लो प्रेशर पर एयर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके देखूंगा। तो उसने क्या करा, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करा और वहाँ वो बताओ क्या करने लगा, लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने लगा। पता चला उसका फायदा किसने उठा लिया, बताओ, जे थॉमसन ने। और वहाँ से उन्होंने क्या करा, बताओ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। देखो कैसे करी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही बात करेंगे कि इन 1879 विलियम क्रुक्स 1879 में कौन था बताओ, एक विलियम क्रुक्स नाम का साइंटिस्ट था और वो क्या करना चाहता था कि टू स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर। बताओ वो क्या करना चाहता था कि एक लो प्रेशर पर एयर में, गैसेस में क्या करना चाहता था, बताओ, करंट को फ्लो करना चाहता था। तो उसके लिए उसने क्या करा, उसके लिए उसने एक, बताओ क्या करा, एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करा। वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, जरा आप उसको ध्यान से देखिए। उसने एक ग्लास ट्यूब ली अराउंड 60 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। और उसमें उसने क्या करा, एक कैथोड और एक एनोड को क्या कर दिया, बताओ, असेंबल कर दिया, ठीक है ना। ठीक, और साथ ही साथ उसने एक इसमें क्या लगाया, बताओ, वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया, वैक्यूम पंप। क्या है जरा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, वैक्यूम पंप, ठीक है ना, एयर को निकालने के लिए। और उसने ये क्या लगाया था, बताओ, ये लगाया कैथोड और ये क्या लगाया उसने, बताओ, एनोड। क्लियर है ना। चल, अब उसने क्या करा, बताओ, अब उसके बाद उसने यहां धीरे धीरे लगभग 10,000 वोल्टेज को यहां पे क्या कर दिया, बताओ, अप्लाई कर दिया। क्लियर। चलो, अब ये देखो, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ग्लास ट्यूब, ठीक है ना। चलो, अब उसने क्या करा, देखिए अब जरा ध्यान से देखो। और हाँ, एक सेकंड, एक बात और,
उसने क्या करा, जरा ध्यान से देखें, यहाँ एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट लिख देते हैं, फ्लोरोसेंस मटेरियल दैट इज जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, हाँ बताओ, कोटिंग कर दी। क्लियर। अब क्या करा उसने, बताओ, धीरे धीरे यहाँ प्रेशर को बताओ कम करता गया, एटली 10⁻³ mmHg के उसने क्या कर दिया बताओ, यहाँ प्रेशर को क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया। धीरे धीरे उसमें से जो एयर थी, जो गैसेस थी, उसको उसमें से क्या कर रहा बताओ, वो निकालने लगा। तब उसको क्या दिखा, जरा ध्यान से देखें, उसने क्या देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं। मेरे स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैथोड से आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ कैथोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से कुछ उसको रेज दिखाई दी, और रेज दिखाई दी, वो क्या करा बताओ, एनोड के पीछे क्या हो रही थी, इम्पार्ट हो रही थी, टकरा रही थी, और टकराने के बाद उसको यहाँ एक ग्रीन कलर की लाइट कैसी दिखाई दी बताओ, ग्रीन कलर की। किस कलर की, ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइट को उसको ऑब्जर्व करा। क्या करा उसने बताओ, ग्रीन, बल्कि ग्रीनस बोलो, ग्रीनस ग्लो इज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड एनोड। क्लियर। उसको क्या हुआ बताओ, ग्रीन कलर की लाइट को क्या करा उसने, एब्जॉर्ब करा। कहां पर बताओ, वो भी एनोड के जस्ट पीछे। क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, मैं जो बात कह रहा था अभी, उस मेरे स्टेटमेंट को आप जरा फोकस करें। मैंने ये कहा है एनोड की तरफ से आ रही थी, मैंने ये नहीं बोला है कि एनोड से आ रही हैं, ठीक है ना। उसका भी रीजन दूंगा मैं आपको। अब क्या हुआ, विलियम क्रुक्स ने ये बात कह दी कि भाई बताओ 10,000 वोल्टेज लगा रहा हूँ, 10⁻³ mmHg के प्रेशर कर रहा हूँ। देखिए ये प्रेशर की यूनिट होती है, आपने शायद प्रेशर की यूनिट पास्कल पढ़ा होगा, है ना। प्रेशर की अनदर भी यूनिट्स होती हैं, जैसे mmHg है, टॉर है ना, ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, वो हम आगे के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या था बताओ, इतने कम प्रेशर पर और इतने ज़्यादा वोल्टेज पर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज गई, तो इसका मतलब क्या, इतनी वोल्टेज पर और इतने प्रेशर पर जाके वो एयर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। और विलियम क्रुक्स ने कह दिया कि भाई एयर में कोई करंट फ्लो नहीं होती। क्लियर। चलो, बट जब ये बात जे थॉमसन को पता चला तो उसके दिमाग में एक बात आई, उन्हें कि भाई बात चलो ठीक है, 10,000 वोल्टेज हो गया, इतना प्रेशर हो गया और करंट फ्लो नहीं हो रही, बट स्टिल जो ये ग्रीनस कलर की लाइट है, बट ये क्या है। और वो इंस्ट्रूमेंट तो उन्हें लगा हुआ मिल ही गया, उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करा और उस पर वो स्टडी करने लगे। तब उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई ये रेज जो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, तो जे थॉमसन ने, ज़रा ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जे थॉमसन ने इन रेज का नाम क्या रख दिया बताओ, क्या नाम रखा, कैथोड रेज। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और उनको पता चला कि भाई ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है बताओ, नेगेटिव पार्टिकल्स से फॉर्म्ड है, ठीक है ना। और उन्होंने बता दिया भाई क्यों फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बताओ जब कैथोड की तरफ से आ रही हैं तो कैथोड तो खुद नेगेटिव होता है और एनोड कैसा होता है बताओ, पॉजिटिव। देखिए फिर मेरे स्टेटमेंट को ध्यान दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैथोड से आ रही हैं, कैथोड की तरफ से आ रही हैं और फाइनली वो एनोड के पास पहुँच रही हैं, तो एनोड तो पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। और एक साइंटिस्ट था, कौन बताओ, स्टोनी। कौन, स्टोनी। और स्टोनी ने इन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से बताओ कैथोड रेस के थ्रू हमने डिस्कवरी करी, बताओ किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो आप स्टोनी का नाम नहीं बोलोगे, स्टोनी ने तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया था बताओ, इलेक्ट्रॉन। फाइनली डिस्कवरी तो किसको, इसका श्रेय जाता है
जे जे थॉमसन इसका क्रेडिट ले गए और इस तरीके से हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस को कवर करें और साथ ही साथ हमने बात करी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली आप इतना एक बार कॉपी करो। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ और वहाँ मैं आपको एक और कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, बाकी तो आप कॉपी कर ही चुके हैं। तो देखिए, मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि कैथोड रेस जो है कैथोड की तरफ से आती हुई लगती हैं, कैथोड से नहीं आती। तो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको वो उसका रीज़न देता हूँ। देखिएगा, इसके अंदर हम जब 10⁻³ Hg mmHg तक प्रेशर बिल्डअप कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ गैस रह गई होगी। बताओ, बात समझ में आ रही है ना? चलो मान लो चाहे नेग्लिजिबल अमाउंट रहा हो, कुछ ना कुछ गैस का अमाउंट रह गया होगा। एक्चुअली हम 100% वैक्यूम नहीं कर सकते। तब क्या होगा, मान लो इसके अंदर कोई भी गैस थी, सपोज करो ऑक्सीजन ही थी, हमने ऑक्सीजन गैस शुरू में इसमें ले रखी थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी गैस हो। चलो मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस मान ली, तो बताओ वो ऑक्सीजन गैस क्या हुआ होगा, इनने 10,000 वोल्टेज पर जाके क्या हो गया होगा, ब्रेकअप हो गई होगी, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम आ गए होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और जब इतना ज़्यादा हाई बताओ वोल्टेज है, तो वो गैस क्या हो गई होगी, बताओ आयनाइज्ड हो गई होगी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, निकल गया होगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या कि इतने ज़्यादा वोल्टेज पर क्या हुआ होगा, जो गैस थी वो ऑलरेडी आयनाइज्ड हो चुकी है, और आयनाइज्ड होकर आपको पता है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और एक पॉजिटिव पार्टिकल्स मिल चुका है। बताओ, बात समझ में आ रही है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सब किधर आ जाएंगे, बताओ किधर आ जाएंगे, बताओ एनोड की साइड। तो स्टूडेंट्स, बस मैं यही कह रहा था, एक्चुअली वो गैस ही आयनाइज्ड हो गई थी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आने लगे थे, बताओ एनोड की साइड। ठीक है ना, वो रेस कैथोड से नहीं आई थी, हमें बस लग रही थी कि कैथोड साइड से आ रही है। ठीक है ना, तो बस इस पर मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछो भाई कैथोड रेस क्या होता है, तो वो सीधा बोलते हैं द कम फ्रॉम द कैथोड साइड, कि जो कैथोड से गैस निकलती रेज निकलती हैं उन्हीं को हम कैथोड रेस कहते हैं। ऐसा कहना गलत है। ठीक है ना, बट आप गलती नहीं करोगे। तो आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो निकाला। E बोले तो चार्ज, m बोले तो मास। तो क्या लिखेंगे हेडिंग, टू डिटरमाइन या ऐसे बोलो, डिटरमिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ E/m, मतलब चार्ज ऑब्लिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जे थॉमसन ने अब क्या करा, उसने क्या करा, उस ट्यूब के अंदर में जो अभी रफ कर दी थी, उसने क्या करा, डिफरेंट गैसेस लेना स्टार्ट कर दिया, और डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड उसके अंदर असेंबल करे थे, कैथोड और एनोड, उनको उसने डिफरेंट मेटल का भी लेना स्टार्ट कर दिया। और क्या करने लगा, उसके अंदर गैसेस को, जैसे पहले ऑक्सीजन लिया, फिर हाइड्रोजन ले लिया, फिर नाइट्रोजन ले लिया, यानी डिफरेंट गैस पर उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा कि, और उसने ऑब्जर्व करा कि E/m की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको पता चला कि उसने जब डिफरेंट गैस ली तो E/m की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है ना, तो क्या करा था, मैं एक बार लिख देता हूँ कि जे थॉमसन placed different
gas in tube, he found every time that the ratio of E upon m of electron was same। उसको हर बार क्या पता चला कि E अपॉन m मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हुआ बताओ, सेम मिला। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि भाई जो नेचर ऑफ गैस है वो नेचर ऑफ E अपॉन m है इलेक्ट्रॉन के लिए, ना तो वो ट्यूब के अंदर ली गई गैस पे डिपेंड कर रहा है और ना ही वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कैथोड और एनोड किस मटेरियल से बने हैं। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलो, तो अब उसने ये ऑब्जर्व करा और वहाँ से उनने वैल्यू ऑफ E अपॉन m जो ऑब्जर्व करी बाय द प्रैक्टिकल, हमने डायरेक्ट याद रखनी है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलॉम पर ग्राम। कितना डिटरमाइन करा बताओ? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलॉम पर ग्राम। ये वैल्यू उसने बताओ ऑब्जर्व करी E अपॉन m की, और ये वैल्यू क्या थी बताओ? कांस्टेंट थी, चाहे ट्यूब के अंदर आप कोई सी भी गैस का ना ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि द वैल्यू ऑफ E अपॉन m डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दे देगा टेक इन द गैस, टेम्परेचर, प्रेशर एट एक्स्ट्रा जो भी हो, और लास्ट एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो आप हमेशा किस पे टिक करोगे? नन ऑफ दीज। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस बात को ध्यान दें। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास को भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता हो गई। तो एक साइंटिस्ट हुआ मिल्किन। कौन हुआ? मिल्किन। उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करा बताओ? कैलकुलेट करा। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, आप जहाँ से सोचते हो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, जहाँ आप नहीं सोचते हो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से भी बन सकता है कि भाई E अपॉन m की वैल्यू डिस्कवरी किसने करी? J.J. थॉमसन ने। बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा? मिल्किन ने। ठीक है, बाय द ऑयल ड्रॉप मेथड। एक बार डाल देते हैं हेडिंग कि कैलकुलेशन, या ऐसा बोलो डिटरमाइन, है ना, डिटर्मिनेशन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो क्या लिखेंगे? मिल्कन होता है MILLIKN। क्या होगा? मिल्कन विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप्स मेथड मिल्कन ने क्या करा बताओ? विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप मेथड क्या करा? द वैल्यू ऑफ द वैल्यू वाज डिटरमाइन, ऐसे लिखो, वाज फाउंड। या क्या वैल्यू फाउंड करी? जरा ध्यान दें, बताओ। जो चार्ज था उसका वो कितना देखा उसने? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है ना। तो उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करा बताओ? डिस्कवर करा, कैलकुलेट करा। तो वो चार्ज कितना आया बताओ? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हमने क्या डिटरमाइन करा बताओ? डिटर्मिनेशन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं बताओ? भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कवर करने जा रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिल्कन ने कैसे डिस्कवर करा। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E अपॉन m की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखो
कि अगर यहीं पे देख लेते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, उसके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E/m से मैं क्या कर दूं बताओ, डिवाइड कर दूं। भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, मास ऊपर आ जाएगा, वही तो मास होगा। तो ज़रा देखिए, तो इसका मास कितना, चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19। और बताओ E/m की वैल्यू कितनी थी, 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। और ये भी कूलाम है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, आंसर हमारा काय में आने लगेगा, ग्राम में। और जो वैल्यू आई वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जनरली दो चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे और ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, चार्ज और मास। तो चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 और मास होता है 1.9 × 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि भाई E/m की वैल्यू किसने डिस्कवर करी, J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, J.J. थॉमसन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कवर करा था बताओ, A. मिल्कन। किसने करा था, मिल्कन से। कौन से मेथड से, आइलट्रॉप मेथड। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर ये आइलट्रॉप मेथड क्या होता है। देखिए वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, हमने उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। हम जब हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई है, कैथोड रेस से हुई है। तो अब ज़रूरी हो जाता है कि कैथोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको थियोरेटिकल ऐसे ही बता देता हूँ, वैसे पीछे मैंने उसकी थ्योरी लिख रखी है। फर्स्टली क्या होती है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैसे कि अगर आपने देखा होगा, आपके पास टॉर्च होगी और उस टॉर्च को जला के आप उसके सामने अपना हाथ इस तरीके से रखोगे तो आपके हाथ का शैडो सामने वाली वॉल्स पर आ जाता है। तो सेम वे अगर आप कैथोड रेस के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका शैडो क्या होगा, आपको सामने ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये क्या प्रूफ करता है कि कैथोड रेस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकेंडली कि अगर हम कैथोड रेस के पाथ में, फर्स्ट पाथ हमने यही लिखा है, दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ, दिस सो दैट द कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सही है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि अगर हम जरा यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर हमारे पास कोई एक ये व्हील है ना, आलपिन टाइप का कुछ हमने बना लिया, हल्का लाइट, और हम यहाँ कैथोड रेस के पाथ में हम इसको रख दें, तो कैथोड रेस क्या होगी, इस व्हील से क्या होगी, स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि कैथोड रेस किसी न किसी पार्टिकल्स या मेटल से मिलकर फॉर्म्ड है। तो यही बात हमने लिखी है, इफ ए लाइट पेडल व्हील माउंटेड ऑन ए एक्सल, जो अपनी एक्सल पर क्या हो बताओ, रोटेट करे, इस प्लेस देयर द पाथ दे व्हील बीइंग टू रोटेट, दिस शो दैट द कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कुछ ना कुछ मटेरियल से मिलकर फॉर्म्ड है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहे हैं हम, जरा उसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए पहले। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट्स होती है और एक नेगेटिव प्लेट्स होती है। अगर मैं यहाँ से कैथोड रेस को पास करूँ, किसको पास करें हम, कैथोड रेस को पास करें, तो ये क्या होती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बताओ पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, तभी तो पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो बस यही बात लिखी है कि व्हेन द कैथोड रेस पास थ्रू इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स, दिस सो डैट द कैथोड रेस कैरी द नेगेटिव चार्ज। बताओ बात समझ में आ रही है आपको, बहुत आसान है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है बताओ, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, दे कॉजेज द आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पासेस। क्या मतलब है कि अगर आप इन कैथोड रेस को
किसी गैस में पास करोगे तो गैस को ये क्या कर देगी, आयनाइज्ड कर देगी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, कि अगर कैथोड रेस को किसी हैवी मेटल्स जैसे टंगस्टन है ना, टाइटेनियम है, ऐसी हैवी मटेरियल्स पर अगर आप इसको स्ट्राइक करोगे या डालोगे तो एक्स रेस को क्या करेगी, ये बताओ, प्रोड्यूस करेगी। तो लिखा है दे प्रोड्यूस द एक्स रेस व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, ठीक है ना, लाइक एस टंगस्टन, टाइटेनियम, तो लिख लेना ये मेटल भी आप। और लास्ट है दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है अगर उस पर अगर ये चली जाए तो उसको क्या कर देती है, इफेक्टेड कर देगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, डेट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहाँ से हुई थी उसकी, कैथोड रेस, ठीक है ना। एक बार आप इसकी कॉपी करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डेट इज कैनाल रेस या एनोड रेस, ठीक है। आओ बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डेट इज कैनाल रेस। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, इट मीन्स कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पर हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज है। बट हम लोग जानते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और हम डिस्कवरी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इट मीन्स उसके अंदर कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होगा। तो इस बात का आइडिया किसको आया, गोल्डस्टीन को। और गोल्डस्टीन ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करा और वहाँ से उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, बताओ, प्रोटॉन्स को, ठीक है ना। कैसे, एक बार जरा हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग क्या होगा बताओ, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। ऑब्लिक कहाँ से करी थी बताओ, एनोड रेस, ठीक है ना। इसको हम कैनाल रेस भी बोलते हैं, जो चाहे वो बोलो, पॉजिटिव रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से विलियम क्रुक्स ने अपना इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करा, सेम वे में भी उसने भी क्या करा, एक बताओ, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली ग्लास की, ठीक है, और उसने क्या करा बताओ, कैथोड और एनोड लिया। बट उसने क्या करा अब की से, कि जो कैथोड जो लिया वो परफोर्डेड लिया। कैसा लिया बताओ, परफोर्डेड, मतलब जिसके अंदर होल्स होते हैं। देखो उसने ये क्या ले लिया बताओ, ये क्या लिया, कैथोड। और ध्यान दें, कैथोड जो लिया उसने कैसा लिया, परफोर्डेड लिया था। कैसा लिया था, परफोर्डेड। परफोर्डेड का मतलब जिसमें होल्स हो, ठीक है ना। इधर क्या लिया उसने बताओ, एनोड लिया, क्लियर। और सेम वही प्रेशर उसने वैक्यूम पंप से क्या करा बताओ, वैक्यूम पंप लगाया और उससे 10⁻³ mmHg प्रेशर क्या कर दिया बताओ, एग्जर्ट कर दिया, क्लियर। अब वही यहाँ पे भी बताओ कितना वोल्टेज लगाया उसने, 10,000 वोल्टेज लगा दिया, क्लियर। चलो अब उसने एक काम और करा, उसने क्या करा कि कैथोड के जस्ट पीछे जो ग्लास वॉल है वहाँ उसने एक बताओ जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड कौन होता है बताओ, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं आप समझो ज़रा ध्यान से। अगर मैं किसी बॉल पर फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या कर दूं बताओ, उसका कोटेड कर दूं और उस पर मैं किसी भी पार्टिकल्स को स्ट्राइक करूंगा तो वो उतना जिस स्पेस पे जाके, सपोज करो मैंने इस बोर्ड पर मैंने इतने पार्ट पर फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या कर दिया बताओ, कोटिंग कर दी। अब मान लो मेरे पास कोई बॉल है और मैं बॉल को जैसे इस पर स्ट्राइक करूंगा, सपोज करो बॉल इतने पार्ट पर स्ट्राइक हुई तो इतना पार्ट फ्लोरोसेंट मतलब एक चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उसने क्या करा बताओ कि इस ग्लास की वॉल पर पीछे की साइड काय के कैथोड के जस्ट पीछे उसने बताओ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। काय की जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, अब कुछ एनोड की तरफ से, ध्यान दें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एनोड से, कुछ एनोड की साइड से कुछ रेज आ रही थी और वो रेज क्या हो रही थी बताओ, इस परफोर्डेड एरिया में से निकलकर
बताओ क्या कर रही थी, बताओ इस बॉल पर क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, और स्ट्राइक कर कर यहाँ एक ग्रीन कलर की लाइट को इमर्ज कर रही थी। बताओ बात समझ में आ रही है? और ग्रीन कलर की इमर्ज कर रही थी सिंस बताओ ये रेस किधर से आ रही थी, बताओ एनोड की तरफ से, और एनोड की तरफ से आ रही थी, तो इसलिए इन रेस का नाम गोल्डस्टीन ने क्या रख दिया, बताओ क्या रख दिया, एनोड रेस। ठीक है ना? सिंस बताओ जब एनोड की साइड से आ रही हैं और कैथोड की तरफ पहुंच रही हैं, तो बताओ कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव सब्सटेंस पर कैसी चीज़ आएगी, बताओ पॉजिटिव। इट मीन्स ये रेस कैसी थी, बताओ पॉजिटिव, इसलिए इसका दूसरा नाम हम पॉजिटिव रेट्स भी लिख देते हैं। ठीक है ना? तो कुछ नहीं है, सेम वही है जैसे कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करा था, सेम वही पैटर्न पर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को करने जा रहे हैं। बस यहाँ क्या है, हमने परफोर्डेड कैथोड लिया है। ठीक है ना? वही 10,000 वोल्टेज, उतना ही प्रेशर। अब क्या था, बस अब एनोड की साइड से आ रही थी रेस, ठीक, और उन रेस को हमने क्या नाम दिया, बताओ एनोड रेस। तो चलो कुछ थोड़ा इसके बारे में मैं लिख देता हूँ जिससे आपको नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। क्या होगा ज़रा ध्यान दो कि गोल्डस्टीन इन 1886, गोल्डस्टीन ने कब करा था ये ऑब्जर्वेशन, 1886 परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और बताओ उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट इन विच he took perforated cathode and gas at low pressure। बताओ बात समझ में आ रही है? गोल्डस्टीन ने 1886 में बताओ एक एक्सपेरिमेंट करा, कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसमें उसने क्या करा था, लो प्रेशर गैस पर क्या करा, उनका आयनाइजेशन करा, है ना? क्योंकि आयनाइजेशन ही हो रहा है, क्योंकि 10,000 वोल्टेज पर इतना कम प्रेशर पर हम वोल्टेज पास कर रहे हैं, तो जो ऑब्वियसली इसके अंदर जो लो अमाउंट में गैस रह गई होगी उसका क्या हुआ होगा, आयनाइजेशन हुआ होगा। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ ही चुके होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, हमने वहाँ बोला था कि कुछ ना कुछ गैस तो रह गई होगी, वो गैस ही आयनाइज्ड हुई थी। और आयनाइज, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैं ऑक्सीजन का केस लिया था मैंने, तो वो ऑक्सीजन जब आयनाइज्ड हुई होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स निकले थे वो इलेक्ट्रॉन ही थे, और जो रिमेनिंग पार्टिकल था वो बताओ कौन था, बताओ ये कैथोड रेज ही, सॉरी एनोड रेज ही थी। ठीक है ना? खैर अभी हम उसको भी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा आप इसको आइडिया ले लो। तो हम लोग समझ चुके हैं कि गोल्डस्टीन ने क्या किया था। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी कैथोड नहीं, एनोड रेज। बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। फर्स्टली प्रॉपर्टी क्या होगी, बताओ इन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और सिंस इनकी प्रॉपर्टी लगभग वही हैं जो क्या किसकी थी, बताओ कैथोड रेज की थी। ठीक है ना? कुछ चेंज है, वो जो चेंज है मैं आपको लिख दूंगा। फर्स्ट क्या है, बताओ हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज कैसे चल रही थी, बताओ स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता चला कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दिया तो उसका शैडो आ रहा था। तो सेम वे भी बताओ एनोड रेज भी क्या होती हैं, ट्रेवल्स करती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि अगर उनके पाथ में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका शैडो क्या आ जाएगा, बताओ सामने आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट कौन सा पॉइंट है कि ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, बताओ दे आर मेड अप
ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। बताओ मटेरियल पार्टिकल से मेड अप हैं, तो इट मीन्स वही जो हमने लास्ट देखा था अभी टॉपिक में कि अगर हम मान लो कोई एक व्हील ले लें और उस पर हम कैथोड रेस को स्ट्राइक कर रहे थे तो वो व्हील क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था। तो सेम वे अगर आप एनोड रेस के भी पाथ में कोई एक व्हील इस टाइप का रख दोगे, आल्पिन का बना हुआ हल्का सा, तो अगर वो स्ट्राइक यहाँ से करेगा तो ये रोटेट करने लगेगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये काय के मिलकर बनी है, बताओ एक मटेरियल से मिलकर बनी है। चलो ये थोड़ी सी स्पेस और है, थर्ड पॉइंट भी मैं लगे हाथ डिस्कस कर देता हूँ कि दे आर, जो आप लोग जानते ही हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज। बताओ पॉजिटिव चार्ज क्यों है? फर्स्टली तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एनोड से जा रही हैं, और एनोड से जाने वाली रेस, एनोड से जाने का मतलब ये नहीं है कि एनोड से निकल रही हैं, एनोड की तरफ से जा रही हैं, ठीक है ना। तो जाने वाली पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और सेकेंडली वो अगर कैथोड पर पहुंच रही हैं तो इट मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो कैथोड पर पहुंचेंगी। सेकेंडली इसका एक प्रूफ और भी है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करोगे तो जो एनोड रेज है वो सब डिफ्लेक्ट होंगी। बताओ किधर की ओर? निगेटिव प्लेट्स की ओर। तो अगर ये निगेटिव प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट होंगी तो इट मीन्स इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? बताओ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। आओ बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 4। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैथोड रेस की बात करें, थोड़ी देर के लिए हम कैथोड रेस की बात करता हूँ, कि कैथोड रेस में हमने देखा था कि कैथोड रेस का पार्टिकल, कैथोड रेस का जो पार्टिकल्स था उसका E/m, मतलब उस पार्टिकल का चार्ज और उसका मास, बताओ क्या था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट का था मतलब कि अगर आप ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस ले लो, हर गैस के लिए जो नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे थे उसके लिए उस पार्टिकल का चार्ज और उसका मास यानी E/m की वैल्यू क्या थी? बताओ कांस्टेंट थी। बताओ हमने पढ़ी थी फॉर कैथोड रेस, पढ़ा था हमने। बट अगर यही बात हम काय के लिए करें? एनोड रेस, क्योंकि एनोड रेस किससे मिलकर बनी है? पॉजिटिव पार्टिकल्स, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया? बताओ पॉजिटिव रेस, या इनको आप एनोड रेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एनोड रेस हैं, और एनोड रेस चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल्स से फॉर्म हैं, तो उन पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए अगर E/m की वैल्यू अगर आप चेक करें तो वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। इट मीन्स अगर ट्यूब के अंदर अगर आप डिफरेंट गैस लोगे तो हर गैस के लिए उसकी E/m की वैल्यू क्या आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी। यही बात मैंने लिखी है कि अनलाइक कैथोड रेस द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास दैट इज E/m इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेस when different gas are taken inside the discharge tube। अगर आप ट्यूब के अंदर गैस को चेंज करोगे तो जो एनोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट द वैल्यू, खैर ये इसी का ही पार्ट है, द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द एनोड रेस इज ऑल्सो द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। वही बात है जो ऊपर कहा है कि अगर आप डिफरेंट गैस लोगे तो जो डिफरेंट गैस लोगे तो उनसे ऑब्टेन होने वाली जो एनोड रेज है और उस एनोड रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, डेट इज जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, उनका E/m डेट इज चार्ज और मास डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग होगा। और मैं एक बात और कह चुका हूँ, उस पॉजिटिव रेस के जो एनोड रेज है उसका जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसका E/m की वैल्यू चेंज तो होगी डिफरेंट गैस के लिए, बट एक चीज़ और एब्जॉर्ब करी है कि उसका जो मास है, केवल मैं मास की बात कर रहा हूँ, उसका मास नियरली इक्वल हो रहा था जो उस ट्यूब के अंदर आप गैस ले रहे थे। और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? जरा आप यहीं पे ध्यान दो। मैंने आपको कैथोड रेस में आपको समझाया था, कैथोड रेस में मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली कैथोड रेस ही क्या, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स थे, वहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कि भाई अगर इसके अंदर कोई भी गैस रह गई होगी, भाई हम 10⁻³ mm
Hg के इसमें प्रेशर इनसाइड करते हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम 100% इसको वैक्यूम कर दें, कुछ ना कुछ गैस जरूर रह जाती है। तो जब 10,000 वोल्टेज इसके अंदर लगता है और इतना कम प्रेशर होता है, तो जो भी गैस होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन रही होगी, तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो किधर चले गए? बताओ कैथोड की तरफ, वो सॉरी एनोड की तरफ। भाई यहाँ पे कैथोड है ये और ये एनोड है, ऐसे मान के चलो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो बताओ एनोड रेस की तरफ, एनोड रेस को फॉर्म करेंगे और हमें लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही हैं? बताओ कैथोड से, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? कैथोड रेस। बताओ ये पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं बचा, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स किधर की तरफ जाएगा? कैथोड रेस की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ। तो अब जब कैथोड की तरफ जाएगा तो किधर से आता हुआ मालूम पड़ेगा? ये एनोड की तरफ से, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? एनोड रेस। ऑब्वियसली बताओ अगर ऑक्सीजन रही होगी तो ऑक्सीजन एटम का ही एक आयनाइज्ड पार्टिकल होगा। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन भर देंगे तो हाइड्रोजन का होगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन का होगा। तो बताओ डिफरेंट गैस के लिए आने वाला पॉजिटिव चार्ज का मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो E/m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। बट किसी भी गैस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरह का होता है, इसलिए कैथोड रेस में E/m की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना? तो आप लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है? क्योंकि जब हम कोई भी गैस लेंगे तो जब उस गैस जो आयनाइज्ड होगी तो उसका आयनाइज्ड वाला होने वाला पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली उसका वेट अलग होगा, क्योंकि हर गैस का एटम का मास अलग अलग होता है। तो बस ये पॉइंट हम समझ चुके हैं। और 6 पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे। तो था क्या, हम लोगों ने क्या करा, जब देखा भाई कि हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या आ रही है? बताओ E/m की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या थी? डिफरेंट थी। हाँ, नियरली चार्ज क्या था? सेम था। हर गैस के लिए चार्ज तो लगभग सेम था, लगभग था, इक्वल नहीं था। बट मास में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। क्यों था? क्योंकि हर गैस का एटम का मास भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हम भाई ऐसी गैस लेंगे जिसके लिए E/m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो बताओ E/m के लिए ज़्यादा होने की कंडीशन क्या है? कि चार्ज ज़्यादा हो और मास कम हो। मैं देखिए एक बात पहले कह चुका हूँ, लगभग चार्ज क्या था? सेम था, लगभग था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इक्वल हो, थोड़ा बहुत फर्क था, बट मास में डिफर ज़्यादा था। तो हमने सोचा हम ऐसा एटम या ऐसी गैस लें जिसका मास क्या हो? कम। तो बताओ सबसे कम मास किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो बस अब साइंटिस्टों ने क्या करा? एक्चुअली साइंटिस्टों ने कौन? रदरफोर्ड था। कौन था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के दिमाग में आइडिया आया, बोले भाई मैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिलअप कर देता हूँ, और हाइड्रोजन गैस जब फिलअप करेंगे तो बताओ हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो बताओ कम होगा, और इसलिए E/m की वैल्यू क्या आएगी? सबसे ज़्यादा आएगी। तो क्या करा? व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एनोड रेस हैव द मिनिमम मास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मिनिमम मास तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि उस गैस का मास ही क्या होता है? कम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एंड द चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल इज फाउंड टू बी द एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका जो चार्ज मिला हमें वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही मिला। बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन गैस से जो मिलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल्स था उस पर चार्ज भी कितना था? बताओ इलेक्ट्रॉन के जस्ट बराबर था। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। बट वो चार्ज कैसा था? बताओ पॉजिटिव था। एंड द रेशियो चार्ज ऑब्लिक मास यानी E/m फॉर द ईच पार्टिकल इज फाउंड टू बी कितना? 9.8 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम। तो स्टूडेंट्स जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक गैस के लिए E/m की वैल्यू लिखूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको याद करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या था? साइंटिस्ट कौन? रदरफोर्ड ने हर गैस के लिए E/m की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो सबसे ज़्यादा जो E/m की वैल्यू आई वो किसके लिए आई? बताओ हाइड्रोजन। तो ये हाईएस्ट वैल्यू थी E/m सभी गैसों के लिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि चार्ज ऑब्लिक मास
यानी मास जितना कम E अपॉन एम की वैल्यू उतनी ज़्यादा। तो ये काम किसके लिए हो सकता था? हाइड्रोजन गैस के लिए। तो इस तरीके से हमने E अपॉन एम की वैल्यू भी निकाल ली। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताओ? E अपॉन एम की वैल्यू हमें पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बताओ मास कैसे निकालेंगे हम? कि चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन E अपॉन एम। देखो E से E कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसको आप बात करें तो लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E अपॉन एम की वैल्यू कितनी है बताओ? 9.58 इंटू 10⁻4 कूलाम पर ग्राम। तो ग्राम पहुंच जाएगा ऊपर, कूलाम से कूलाम कैंसिल। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। ठीक है ना? और स्टूडेंट्स ध्यान रखो, रदरफोर्ड ने इन हाइड्रोजन गैस के थ्रू मिलने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया? प्रोटॉन। तो बस ये बताओ मास किसका हो गया? प्रोटॉन का। और चार्ज कितना होता है इस पे बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस इन्हीं पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया उसने? प्रोटॉन। किसने? रदरफोर्ड ने। क्लियर? तो बस आप समझ जाइए कि जो गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट करा था, अगर उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को फिलअप कर दें तो वहाँ से मिलने वाली जो एनोड रेज होती हैं तो उनको हम एनोड रेज तो कहेंगे, पर वो एनोड रेज जिन पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं उन्हीं का नाम हम क्या रख दिया है बताओ? प्रोटॉन। अब एक डाउटफुल क्वेश्चन आ जाता है, अब पूछने का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी? तो देखिए अब ये बुकों में भी बड़ा कन्फ्यूजन है। तो कहीं गोल्डस्टीन का नाम दे रखा है, कहीं रदरफोर्ड का नाम दे रखा है। पर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आए तो आप रदरफोर्ड का नाम प्रीफर करें। हाँ, अगर आंसर में रदरफोर्ड नहीं है और गोल्डस्टीन है तो आप गोल्डस्टीन को क्लिक करें। ठीक है ना? तो बस इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रखी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक बार आप इसको कॉपी करो। आओ, आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा। चल देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना? अब बात करते हैं अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर चुके थे। तब एक साइंटिस्ट हुए मॉजले। कौन? मॉजले। नाम भी बड़ा अच्छा है ना, मॉजले। मॉजले। तो मॉजले ने 1913 में सोचा, क्या सोचा? कि भाई अब जब इलेक्ट्रॉन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमको मिल चुके हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो उन्होंने सोचा मैं किसी भी एटम का एक्चुअल मास निकालूंगा। बात समझ में रही है? चलो कोई एक एटम उन्होंने पकड़ लिया, कोई भी हो सकता है, कोई एक एटम था। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर भाई 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। भाई मैं एक ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई भी एक एटम हो सकता है, तो बताओ अब इसका एक्चुअल मास क्या होगा? बता सकते हो आप? हाँ, कितना होगा? कि भाई 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, कितना होता है बताओ? 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? 28 ग्राम। प्लस 10 इंटू प्रोटॉन। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना बताओ? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पड़ा था। अगर हम इस क्वांटिटी को सॉल्व करके ऐड कर लें, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻27 और ये हो जाएगा
1.67 इंटू 10⁻⁻23, ये आ गई क्वांटिटी। देखो मुझे कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो बताओ इस एटम का मुझे एक्चुअल मास मिल जाना चाहिए या नहीं? भाई ऑब्वियसली मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही तो होता है। भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये बात मोजले ने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भाई एक नेगेटिव पार्टिकल्स मिल गया, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स मिल गया, दोनों पे चार्ज बराबर है। इट मीन्स उन्होंने सोचा एटम में भाई दो ही कॉन्स्टिटेंट है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो उन्होंने देखा कि भाई जो थ्योरेटिकली मास आ रहा है, जो भी मास आया हो, सपोज करो मैं इसका मतलब आइडिया बतौर ले लेता हूँ, सपोज करो ये 25 ग्राम आया। वैसे आ नहीं सकता, बहुत कम आएगा। हम उसको राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, राउंड भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कायदे में ये कम ही होगा। बट मान लिया मैंने कि ये 25 ग्राम आया, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब मैंने इसको बैलेंस पर रखा तो इसकी वैल्यू लगभग आई 27 ग्राम। अब बड़ा लफड़ा पड़ गया भाई ये कि यार बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे मैंने उनका मास कैलकुलेट करा तो वो तो आ रहा है कम, और एक्चुअल तोल रहे हैं तो बताओ वो आ रहा है ज़्यादा। तो इसका मतलब कोई लफड़ा है इसके अंदर। तब उन्होंने सोचा कि भाई इसके अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी होगा। ये किसने सोचा? ये मोजले गए रदरफोर्ड के पास, बोला भाई हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम है। रदरफोर्ड बोले भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो बोले यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना पूरा स्क्रिप्ट उनको सुना दी। तो रदरफोर्ड बोले कि हाँ वास्तव में है तो कोई लफड़ा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी होगा, और वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ये मैं भी बता सकता था उस समय। अब यार क्यों नहीं बता सकते थे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कैंसिल होकर न्यूट्रल हो गया, और एटम ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा कि एक तीसरा पार्टिकल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अरे यार होना चाहिए। अगर मान लो उस पर कोई चार्ज होता तो एटम पर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाता। भाई एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। क्यों होता है? कि जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज है। इट मीन्स अगर इसके अंदर तीसरा पार्टिकल होगा तो उसको मजबूरन न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटम होल ओवर कैसा होता है? न्यूट्रल। तो रदरफोर्ड बोले कि भाई इसके अंदर एक तीसरा पार्टिकल होगा और वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर? और उसका मास लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर होगा। तो बोला भाई हो सकता है। रदरफोर्ड कह के चल बसे। थोड़ा समय बीता और टाइम आ गया कितना? 1932। और एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? स्क्रैटिंग एक्सपेरिमेंट। और स्क्रैटिंग एक्सपेरिमेंट करा तो उनको एक वहाँ स्क्रैटिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कैसा होता है? जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बरेट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने ये करा तो उनको एक नया पार्टिकल मिला जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसका मास हाइड्रोजन के लगभग इक्वल था। और तुरंत उनको रदरफोर्ड की बात याद आ गई और उन्होंने कह दिया ये तो भाई वही पार्टिकल है जो रदरफोर्ड हमको बता के गए थे, ठीक है ना। और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। कैसे करा था जरा देखो। उन्होंने एक लाइटर पार्टिकल बेरियम लिया, 4 बेरिनियम 9, और इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स 2He4, हीलियम के पार्टिकल को ही हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, ध्यान रखना। और जैसे ही इस पे इन्होंने इसको बॉम्बरेट करा तो हमें 6C12 प्लस एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला, और इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और इस पर कोई चार्ज नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या हुआ बताओ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और उन्होंने इसको जब लेबोरेटरी में लेके इसका एक्सपेरिमेंट करा और इसका जब उन्होंने मास चेक करा तो इनका मास जो इसको मिला वो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका मास मिला। बताओ बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से हमने बताओ क्या करा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
तीनों की हम डिस्कवरी कर चुके हैं, तीनों पर क्या चार्ज होता है, उनका क्या मास होता है, हम अच्छी तरीके से इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बस आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर रोकूंगा और एक बार आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और लर्न करिए, ठीक है ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।